Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एस.एन. चांडक है। मैं राजस्थान में किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे को एक ही शिक्षा दी कि हमें बेटा किसी का एहसान नहीं लेना है, हमें अपने पैर पे खड़ा होना है। हर मनुष्य को सबसे पहले एक नेक इंसान बनना चाहिए। किसी का आप दिल मत दुखाओ, लोगों की सेवा करो, जितनी मदद हो सकती करो। नाइनटीन 49 में मेरा जन्म हुआ और मैंने एजुकेशन किशनगढ़ से ही करी। मैंने वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से पहले बीकॉम किया और मैं शुरू से ही बहुत मेहनती आदमी रहा। मैंने कॉलेज में पढ़ते हुए भी पार्ट टाइम जॉब करी 30 रुपये महीने की, और मैंने कॉलेज ख़त्म किया। फिर किशनगढ़ में एक आदित्य मिल्स टेक्सटाइल मिल थी, वहाँ से मैंने अपना जीवन की शुरुआत करी। साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ और किशनगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। वहीं मेरी एजुकेशन हुई, वहीं से मैंने कॉलेज किया। और मेरे पिताजी ने मेरे को एक ही शिक्षा दी कि हमें बेटा किसी का एहसान नहीं लेना है, हमें अपने पैर पे खड़ा होना है। तो मैंने अपने लाइफ में, मेरे ऊपर मैं आपको बताऊं, सिर्फ मेरे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद है, और मैंने किसी से कभी कोई फेवर ज़िंदगी में नहीं लिया। और आज भी मैं अपने माता पिता जो अभी नहीं हैं उनको मैं भगवान समझता हूं, और उनके ब्लेसिंग से ही आज मैं जो भी कुछ हूं मैं समझता हूं वो मेरे माता पिता की ब्लेसिंग है। आज भी मेरे साये की तरह, मेरे कवच की तरह मेरे साथ मेरे माता पिता रहते हैं। और मैं समाज में भी मेरे दोस्तों के, सबके बच्चों को ये राय देता हूँ कि माता पिता के अलावा किसी को भगवान मत समझो। मेरी माताजी का नाम उमराव देवी था और वो भी बहुत अच्छे परिवार की पुत्री थी। तो मेरे नाना जी ने भी मेरे को कुछ बातें बड़ी अच्छी कही। मेरे नाना का एक डायलॉग मेरे को आज भी याद है, सम्मान सहित उचित स्थान ग्रहण करो। कहीं भी जाओ तो अपने सम्मान के हिसाब से जगह बैठो, अपने सेल्फ स्वाभिमान में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करो। तो हमारे नाना से, मेरी मदर से मेरे को बहुत अच्छे संस्कार मिले। मेरी मदर बड़ी धर्मपरायण थी। वो सुबह शाम तुलसी को दीपक जलाती थी, 4 बजे उठ के पूजा करती थी। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि जिस दिन मेरी माताजी गई, एक इंजेक्शन नहीं लगाया, एक डॉक्टर पे नहीं गई, एक हॉस्पिटल नहीं गई, रात को सोई 82 ईयर्स की एज में, और सुबह उनका देहांत हो गया। माँ ने हमें, ईमानदारी से पूछूं तो माँ ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दिया, और मेरे माता पिता को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व था। मैं 16 साल की उम्र से ही काम करने लग गया। माता पिता ने, उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर था। मैं बहुत कम उम्र के था, लेकिन वो समझते थे हमारा बेटा बहुत मैच्योर है। मेरे फादर का नाम था चांदमल जी चांडक, और उनको बड़ी अच्छी बातें, एक तो उनकी ये थी कि हमेशा प्रेजेंटेबल रहो। उस ज़माने में भी वो अपना जो पगड़ी बांधते थे वो 5 कलर की पगड़ी बांधते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जिससे रंगाने जाते थे वो मैचिंग नहीं सही बैठाता था, तो वो 2-2, 3-3 बार उसको बनवाते थे। तो उन्होंने हमेशा यही कहा, बेटे घर से निकलो तो यू शुड बी प्रेजेंटेबल। तो इससे क्या है, सामने वाले पे बड़ा असर पड़ता है। और अलर्ट रहो, और टाइम की पंक्चुअलिटी मेरे पिताजी ने इतनी सिखाई। तो मेरे पिताजी ने ये संस्कार दिया कि मैं टाइम की पंक्चुअलिटी का। देखिए जी, मेरे से छोटा भाई है रमेश चांडक, उसके 2 बेटे हैं, एक राकेश है, एक पुनीत है। राकेश की शादी वहीं हमारे राजस्थान बेंगलोर में हुई है, और पुनीत की शादी इचल करंजी में हुई है। दोनों की बस मेरे भाई के, छोटे भाई के लड़की नहीं है, तो वो किशनगढ़ में ही रह रहे हैं। वो मार्बल का काम करते हैं, किशनगढ़ में ही रहते हैं, और दोनों बेटे हैं उनके, और बहुत हैप्पी फैमिली है उनकी भी। मेरे 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी, मेरे से जो छोटी बहन है उसका नाम गीता देवी है,
उनके हस्बैंड का नाम बाल किशन जी लड्डा है। वो लोग अजमेर में रहते हैं और वो बैंक में थे, अभी वो रिटायर हो गए। उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। छोटी बहन है स्नेहलता उसका नाम है, वो सूरत में रहती है। उसके 2 बेटे और 1 बिटिया है। वो भी बहुत हैप्पी परिवार है, खुश परिवार है। और बताते हुए खुशी है कि मेरे चारों बहन भाई मेरे को बड़ा भाई नहीं समझते, पिता तुल्य रेस्पेक्ट देते हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को किससे बहुत प्रेरणा मिली, ऐसा नहीं कह पाऊँगा। कारण है, मेरे में हमेशा सीखने की ललक रही। मैंने कई लोगों की बायोग्राफी पढ़ी। मैंने अपने मदर से सीखा, मैंने अपने फादर से सीखा, जहाँ मैं जॉब करता तो उस बॉस से सीखा। मैंने कई लोगों की बायोग्राफी पढ़ी, जैसे मैन ऑफ स्टील पढ़ी, उसमें 8-10 लोगों की बायोग्राफीज थी। मैंने जीडी बिरला की किताब पढ़ी, मरुभूमि का मेघ, मैंने उसकी फिलोसॉफी समझी। तो मैं तो आज तक भी मैं स्टूडेंट हूँ। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मैंने जॉब शुरू किया तो मैं बीकॉम था, फिर मैंने CIB किया, फिर मैंने LLB किया, फिर भी मेरी इच्छा रुकी नहीं। मैंने 62 इयर्स की एज में PhD किया। और मुझे और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया, मैं अपने कॉलर ऊंची करके चलता था, मेरे पास 3 डिग्री है। यूनिवर्सिटी ने मेरे को लिख दिया कि भाई साहब, ये तीनों डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की है, आप PhD के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अब समस्या होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करूँ? मेरे मित्रों ने कहा हम आपको मेरिट से डिग्री दिला देते हैं। मैंने कहा भैया ऐसा काम मैं ज़िंदगी में नहीं करूँ जहाँ मेरी आत्मा ज़िंदगी भर मेरे को कोसे कि मैं फर्जी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पे PhD की है। मैंने जयपुर दिल्ली के रास्ते में एक कॉलेज है कोटपुतली, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने M.Com प्रीवियस की, M.Com फाइनल की, और मैं 12 बार दिल्ली से कोटपुतली एग्ज़ाम देने गया। कैन यू बिलीव? मैं गाड़ी से जाता था, कोटपुतली एग्ज़ाम देता था, 3 घंटे कॉपी लिख के वापस आता था। मैं अपने दोस्तों से कई बार कहता हूँ, मेरा सबसे बड़ी बात एक आपको बता दूँ, लाइफ में मेरे पास मेरी अगर सबसे आप पूछो संपत्ति क्या, तो मेरे दोस्त हैं। मैंने लोगों के दिल जीते। मेरे पिताजी ने एक ही कहा था, बेटे देना सीखो, है ना। तो मैंने जो भी दोस्त की, रिश्तेदार की प्रॉब्लम थी, कूद गया मैं उसके अंदर, उसकी मदद करी, दिल से मदद करी। तो आज मेरे को इंडिया के हर शहर में मेरा दोस्त है। तो ये मेरी एक पूंजी है कि मेरे सब जगह अच्छे दोस्त हैं, मेरे को वो प्यार करते हैं, मेरे को दोस्तों का प्यार मिला। आज आपने वर्ड सुने होंगे, मैं बिजी हूँ, आपने सोचा होगा मैं टेंशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। ये सब मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ, मैं ऑलवेज काम करता हूँ। लेकिन मैंने अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले को ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ। मैं स्ट्रेस क्या होता है नहीं जानता। भाई स्ट्रेस, जीवन तो चुनौतियों का पुलिंदा है, आपको उनको दूर करना है। अगर आप टेंशन में आ गए, आप स्ट्रेस में आ गए, तो आप आगे के अगले चैलेंज को कैसे करोगे? हैं? तो चैलेंज फेस करने के लिए, इसके लिए क्या चाहिए? थोड़ा मेंटल बैलेंस चाहिए। न मेरे को फिल्म का शौक रहा, न संगीत को शौक, मेरे को शौक रहा सिर्फ काम का। और अब जो है, मैं फिल्म कब देखता हूँ? जब मेरा ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर मेरे को उठा के ले जाते हैं, चलो दादू फिल्म देखने चलना है, तो मैं उनके साथ जाता हूँ। मेरे को ऐसा कोई पर्टिकुलर शौक नहीं है, बट आई एन्जॉय विद एवरीबॉडी, ऑल एज ग्रुप, सबके साथ मैं एन्जॉय करता हूँ। मेरी शादी 18 साल की उम्र में होगी। मेरी शादी जयपुर में हुई और मेरी वाइफ का नाम सुशीला है। वो अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। तो मेरे फादर-इन-लॉ हम लोगों से थोड़े ज़्यादा संपन्न थे। तो मुझे, लेकिन आपको बताते खुशी है कि जब मेरी वाइफ सुशीला हमारे घर में आई, तो उसने अपने आप को ऐसा एडजस्ट किया कि मेरा परिवार में एक और खुशी जुड़ गई। मेरे पिताजी ये कहते थे, पूरे किशनगढ़ में एक बहू ऐसी नहीं है जो अपनी अलमारी के ताला नहीं लगाती है। तो इस तरह करके एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया। मेरे एक भाई और 2 बहनें छोटी थी। मेरी वाइफ ने उनको अपने मातृत्व भाव दिया, वो भाभी की तरह का व्यवहार नहीं किया। प्लस क्या है, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, दिन में खूब मालाएं करती है,
स्वच्छ विचार है उसके, ज़िंदगी में वो झूठ नहीं बोलती, तो उसके भाग्य से मेरा उत्तरोत्तर मेरी लाइफ तरक्की की ओर चलती गई। तो हमारे घर का माहौल इस तरह से बहुत अच्छा बन गया। मनुष्य में और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर अपने लिए जीता है, मनुष्य को भगवान ने कहा है सोसाइटी के लिए जियो, लोगों के लिए काम करो, गरीबों के लिए कुछ मदद करो, अंधे आदमी को चश्मा पहना दो, गरीब को दवा दिलवा दो। तो मनुष्य का अपना परिवार पालना है, खुद को रहना है, खुद को स्वस्थ रहना है, अच्छे ढंग से रहना है, हाइजीनिक तरीके से रहना है, बट एट द सेम टाइम आवर ड्यूटी इज़ टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। हमारे ऊपर सोसाइटी का बहुत कर्ज है। आज सूर्य भगवान हमको जो धूप दे रहा है, हम उसकी प्राइस नहीं पे कर रहे, हम पानी की प्राइस नहीं पे कर रहे हैं। हम पानी का जो बिल चुकाते हैं वो कैरिंग कॉस्ट है, पानी की कॉस्ट नहीं है। लोगों को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आज हमारे को फ्रेश एयर मिल रही है, तो ये सब सोसाइटी जो आपको दे रही है, आपका फर्ज है वापस सोसाइटी को आप चुकाएं। सबसे पहले तो मैं सोसाइटी के लिए जो काम करने की मेरी इच्छा रहती है कि ब्लेसिंग ले लोगों की। जानवरों के लिए कुछ करता रहता हूँ। जानवर, कोए को क्या चीज़ पसंद है, बंदर को क्या चीज़ पसंद है, मछली को क्या चीज़ पसंद है, कबूतर को क्या चीज़ पसंद है, वही उसको उसकी पसंद की चीज़ देना चाहिए। मैं तो सोसाइटी के लिए कई तरह के आयाम करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ एनवायरनमेंट से सोसाइटी जुड़े, उनको शुद्ध हवा मिले। तो मैं प्लांट्स के प्रति बहुत हूँ। अपने सब मित्रों को, मिलने वालों को प्लांट्स रखना, प्लांट्स की केयर करना, ताकि हमको शुद्ध हवा मिले। फिर मैं चाहता हूँ ऑर्गेनिक से मैं जुड़ा हूँ। मैं 10-11 स्टेट में ऑर्गेनिक का काम करता हूँ। तो मैं हर परिवार को, हर घर वाले को, हर दोस्त को शिक्षा देता हूँ, भाई किसी भी तरह शुद्ध वनस्पति खाओ, वेजिटेबल शुद्ध खाओ। मार्केट में जो वेजिटेबल मिल रही है वो अच्छी नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक सब्जी खाओ, क्योंकि आजकल हम अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल हर परिवार अफोर्ड कर सकता है, तो हमें अवेयरनेस फैलानी है। तो शुद्ध अनाज खाएं, शुद्ध सब्जी खाएं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। नेचर से, जितना आप नेचर से नज़दीक रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर सोसाइटी के लिए बेसिकली क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वो देने की कोशिश करिए। अगर कोई आपको लगे, जैसे मैंने बताया एम्स के बाहर खाना खिलाना, तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आप गरीब बच्चे हैं, भैया 12 बच्चों को, 15 बच्चों को मैं छात्रवृत्ति दे दूंगा, स्कॉलरशिप दे दूंगा। आप अंधे बच्चों को स्कूल में जाके जो मदद कर सकना करिए। आप जितनी मदद लोगों की कर सके उतनी करिए, तो आपको एक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपको फील होगा यार हम भी कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। हमारा पेरेंटल बिजनेस मार्बल का था किशनगढ़ में। मेरा ब्रदर एक फैक्ट्री चलाता था, तो मैं दिल्ली रहता था। मैंने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा भाई बड़ा गैंगशा प्लांट लगाओ। तो मेरा ब्रदर ने कहा कि भाई साहब काफ़ी टफ काम है, तो काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ता है इंडस्ट्री लगाने के लिए। मैंने अपने बड़े पुत्र को 89 में ग्रेजुएशन करते हुए किशनगढ़ भेजा 8 महीने। वो वहाँ 8 महीने रुका, गैंगशा प्लांट लगाया। 30 जनवरी 1990 को उसका मुहूर्त हुआ और मैं उसको दिल्ली लाया। तो आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारी मार्बल की किशनगढ़ में खड़ी हो गई। इसी तरह आज बायोटेक्नोलॉजी की जो हमारी यूनिट है मानेसर में, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हमने बनाई, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर हम लोग उसी के अंदर हम लोग ग्रीन हाउस बनाते हैं, पूरे देश में ग्रीन हाउस बनाते हैं। फिर हम प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। फिर हम पैक हाउस बनाते हैं जो प्रिजर्वेशन का काम हो, क्योंकि इस देश में फूड और फ्रूट वेजिटेबल का वेस्टेज बहुत होता है। तो इस पर मैंने स्टडी किया कि जब तक हम इनको प्रिजर्व नहीं करेंगे, हमारे किसान की इनकम, हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी डबल करने की कह रहे हैं, डबल बातों से नहीं होगा, उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने पैक हाउस कंसेप्ट बनाया। देश में कई जगह हमने पैक हाउस बना दिए, त्रिपुरा में बना दिया, अभी मध्य प्रदेश में बन रहा है, बिहार में बन रहा है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में 11-12 स्टेट में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करता हूँ। 1 लाख फार्मर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो सब लोगों को ऑर्गेनिक खेती के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम बनाया कि देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने, तो भारत सरकार ने हमारे को CBBO बना दिया। तो हम उसमें 200 FPO पे हम काम कर रहे हैं, लोगों को ग्रुप बना रहे हैं और उनके साथ जोड़ रहे हैं। फिर मेरा ग्रैंडसन है संजय, मेरा बड़ा बेटा, उनका लड़का, वो केमिकल इंजीनियर बन के UK से आया।
पर चांस की बात थी, हम जयपुर में एजुकेशन में जुड़े होने के नाते, मेरा छोटा बेटा एजुकेशन में जुड़ा हुआ है। वहाँ हम लोग लीडिंग कॉलेज बुक्स पब्लिशर है जयपुर में, उनका अपना एक कोचिंग भी है। तो फिर हमने आईएएस की कोचिंग भी खोल दी मुखर्जी नगर में, यूथ डेस्टिनेशन के नाम से। तो आज उससे भी मेरे को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हमारे यहाँ का बच्चा बच्ची आईएएस बन जाता है और सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले वो आके मेरा पैर छूता है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे को बहुत उससे सुकून मिलता है। तो इस तरह के काम हम करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे तो देखिए, अब मैं तो ज़िंदगी के 73 ईयर्स मैंने पूरे कर लिए हैं, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को एक्टिव रखता हूँ, खूब काम करने की इच्छा रहती है, कुछ ग्रो करो। कभी कभी मुझे रिश्तेदार कहते हैं किस लिए पैसा कमा रहे हो? अरे भाई, पैसा मेरे को नहीं कमाना, मुझे लोगों के लिए तो करना है ना, मेरे रिश्तेदारों के लिए तो करना है, मेरे स्टाफ के लिए तो करना है। मैं हर स्टाफ को कहता हूँ कि भैया तुम सपना लो किस तरह जनरल मैनेजर बन जाओगे। अभी हमने एक फंक्शन करके 4 स्टाफ को मोटरसाइकिलें दी। भैया मैंने कहा अब मैं 10 गाड़ियाँ देना चाहता हूँ फ्री, तुम ऐसे बनो। तो मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा। आज हमारे पास 1000 लोग काम करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ 5000 लोग काम करें, 10,000 लोग काम करें, तो 10,000 परिवार को लिए मैं कुछ सपोर्ट बन सकूं, ऐसी मेरी इच्छा रहती है। ये आपका प्रयास बहुत सुंदर है। देखिए, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, किताबें बहुत है मार्केट में और लोग आजकल किताब पढ़ने का शौक ही ख़त्म हो गया। लोग व्हाट्सएप देखते हैं, मोबाइल पे दुनिया आ गई है, लेकिन जब वो किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो वो थोड़ी 20-25% उनके दिमाग को टच करती है। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि किन लोगों ने कितनी मेहनत करके अपनी जागीर बनाई, एस्टेट बनाई है। तो कम से कम मैं कह रहा हूँ उनका 25%, 30%, 40% उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप बहुत अच्छा काम करें, आप साधुवाद के पात्र हैं। मेरी तरफ को आपको बहुत बहुत बधाई। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel